तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा जेपीएससी मेंस पेपर 5 इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 16 है और आज की क्लास में हम लोग ग्रुप ए का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो आपका लोक वित्त है यानी कि जो आपका पब्लिक फाइनेंस है, इसी पब्लिक फाइनेंस का ही पार्ट है आपका सार्वजनिक व्यय और इसी पब्लिक फाइनेंस का ही पार्ट है आपका फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति और इसी लोक वित्त का ही पार्ट है आपका बजट वाला टॉपिक। यानी कि सिलेबस में देखिएगा जो आपका टॉपिक नंबर 6 है। एक बार हम सिलेबस को समझा देते हैं। जो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो टोटल 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, बटा हुआ है। पहला है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, जिसमें टोटल 12 टॉपिक दिए हुए हैं। फिर ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है। ग्रुप बी में 10 गो टॉपिक है, ग्रुप बी में देखिएगा तो वहाँ 5 गो टॉपिक है और ग्रुप डी में भी 5 गो टॉपिक है। इस तरह से टोटल इकोनॉमिक्स में 32 टॉपिक देखे जाते हैं। अगर हम लोग अभी केवल ग्रुप ए की बात कर रहे हैं तो ग्रुप ए की अगर बात करें तो इसमें टोटल 12 टॉपिक दिए हुए हैं, जिनमें से जो पहला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय है यानी कि नेशनल इनकम। दूसरा टॉपिक है आपका इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। तीसरा टॉपिक है आपका जनांकीय लक्षण यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स। चौथा टॉपिक है आपका कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसमें से हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा जो टॉपिक है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और डेमोग्राफिक फीचर्स, ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम लोग आगे कवर करेंगे। इसके बाद जो पांचवा टॉपिक है वो है आपका औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा टॉपिक नंबर जो 6 है वो है आपका लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस। इसके अलावा टॉपिक नंबर 7 है आपका सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, और जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक नंबर 8 है बजट। टॉपिक नंबर 9 है वित्तीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। टॉपिक नंबर 10 है आपका केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध, और साथ ही साथ यहाँ पे वित्त आयोग की क्या भूमिका रही है वो भी जानना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 11 है भारतीय मौद्रिक संरचना और आपका भारत की बैंकिंग प्रणाली के बारे में। और 12 नंबर टॉपिक है आपका भारतीय व्यापार की संरचना और दिशा, जिसमें हम लोगों को भुगतान संतुलन की समस्या के बारे में भी पढ़ना है। तो इस तरह से देखिए टोटल यहाँ पे 12 टॉपिक है, जिनमें से टॉपिक नंबर जो 6 था पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त, इसी लोक वित्त के अंतर्गत ही आपका लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार, इन सभी को शामिल करते हैं। तो लोक राजस्व वाला पार्ट जो है वो आपका राजकोषीय नीति से संबंधित है, यानी कि टॉपिक नंबर 6 का ही पार्ट है टॉपिक नंबर 9, क्योंकि लोक राजस्व लोक वित्त का ही पार्ट है और लोक राजस्व मतलब ही होता है राजकोषीय नीति। इसके अलावा लोक वित्त के अंतर्गत देखते होंगे लोक उधार को शामिल किया जाता है, यानी कि लोक उधार यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, और वही आपका टॉपिक नंबर 7 भी है। और बजट भी राजकोषीय नीति का ही पार्ट है और राजकोषीय नीति खुद लोक वित्त का पार्ट है। ऐसे में बजट भी लोक वित्त का ही पार्ट होगा, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 9, ये चारों जो टॉपिक है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझे ना मेरी बात को? जी हाँ। तो टॉपिक 6, 7, 8 और 9 चारों जो टॉपिक है वो आपका आपस में ही जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है। अब हम लोग जो है वो टॉपिक नंबर जो 7 है ये भी आपका लोक वित्त का ही पार्ट है। जब आप लोक वित्त का आंसर लिखोगे तो उसमें आप सार्वजनिक व्यय वाले टॉपिक को भी उसमें आप ऐड करोगे। समझे ना बात को? जी हाँ। तो यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग इसकी आगे की चर्चा करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 7 जो है वो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है यानी कि सार्वजनिक व्यय है, और इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो आपका 2 क्लास चलेगा, आज का और एक कल का क्लास, दोनों क्लास में जाकर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोला जा रहा है कि सार्वजनिक व्यय आखिर होता क्या है, यानी कि जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है। तो बोला जा रहा है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो एक्सपेंडिचर करती है यानी कि जो भी खर्चा करती है वही आपका सार्वजनिक व्यय कहलाता है। तो जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ जो भी खर्चा करती है, जो भी एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी व्यय करती है, वही आपका सार्वजनिक व्यय कहलाता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो वर्ड है पब्लिक अथॉरिटी, इसमें किसको शामिल करते हैं, और ये जो खर्चा है ये कौन करता है और क्यों करता है। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंतर्गत हम लोग सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन सभी को शामिल करते हैं। और ये जो एक्सपेंडिचर यानी कि ये जो खर्चा हो रहा है ये सार्वजनिक व्यय कहलाता है। कैसे, क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो खर्चा होता है वो व्यक्तियों के कलेक्टिव नीड्स को, यानी कि देखिए इंडिविजुअल नीड्स और वांट्स और डिजायर जो है, इच्छा, आवश्यकता और ज़रूरत, वो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत पूरा नहीं करेगा, लेकिन ये कलेक्टिव रूप से पूरा करता है, सामूहिक रूप से।
अगर आपके घर में गाड़ी नहीं है तो आपको सरकार पर्सनल गाड़ी नहीं खरीद के देगा, लेकिन आपके एरिया में गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था नहीं है तो सरकार ऐसे में देगा पूरे एरिया के लिए। तो ये कलेक्टिव नीड्स यानी कि ज़रूरत, वांट्स एंड डिजायर यानी कि इच्छा और आपका जो भी चाहत है, इसको ये पूरा करता है। और इसका पर्पस क्या है? एक ही पर्पस है कि लोक कल्याण को सुनिश्चित करना, यानी कि पब्लिक वेलफेयर को ये सुनिश्चित करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे है ही कि भारत जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है। राज्य है कहने का अर्थ है यहाँ पे आर्टिकल 12 वाला राज्य शब्द यहाँ पे सरकार को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे उनको पता है। आगे इसी का व्याख्या लिखा हुआ है कि जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों से संबंधित लोक प्राधिकारियों के द्वारा, यानी कि जो भी आपका पब्लिक अथॉरिटीज़ है, इनके द्वारा जो भी व्यय किया जाता है, यानी कि जो भी खर्चा किया जा रहा है, वही आपका लोक व्यय कहलाता है, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि नागरिकों के सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ये नहीं कि इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकता को पूर्ति नहीं करना है। और साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक जो कल्याण है इसको सुनिश्चित करना होता है। सिंपल सी बात बोला गया है कि जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों से संबंधित कोई भी जो लोक प्राधिकरण है, यानी कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का व्यय किया जाता है वो आपका लोक व्यय कहलाता है। अगर उसका पर्पस क्या हो, नागरिकों के सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो, आर्थिक समृद्धि करना हो या फिर आर्थिक विकास करना हो, जिसके माध्यम से सामाजिक जो कल्याण है, सोशल जो वेलफेयर है, इसको सुनिश्चित किया जा सके। आगे देखिए, सरकार के द्वारा सामाजिक आर्थिक योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लोक व्यय को सुनिश्चित किया जाता है। क्या बोले हम कि हमारे समाज में अगर बात की जाए तो सरकार के द्वारा सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक जितना भी स्कीम है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, इन सभी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लोक व्यय को सुनिश्चित किया जाता है। आप देखते होंगे एक आपका अभी झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है, ये आपका सामाजिक योजना है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई? तो इसी तरह कई सारे योजनाओं के माध्यम से ये जो है वो आपका लोक कल्याण का कार्य किया जाता है, सामाजिक आर्थिक योजनाओं के माध्यम से। जैसे कि आपका क्या मिल रहा है, जैसे कि आपका देखते होंगे कि बहुत सारा आवास योजना भी मिल रहा है, और जैसे कि आपका अबू आवास योजना है। तो कई सारे सरकार जो है वो पॉलिसी प्रोग्राम चला रही है, जिसके माध्यम से आपको क्या मिलता है, जो है सरकार क्या करता है कि वो जो है मतलब कि सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो सिंपल सी बात है कि सरकार के द्वारा सामाजिक आर्थिक योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लोक व्यय को सुनिश्चित किया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में क्या किया जा सके, वृद्धि किया जा सके। यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर आप वस्तु और सेवाओं का वृद्धि करोगे, यानी कि उत्पादन ज़्यादा करोगे और फिर इनका पुनर्वितरण करोगे, अगर यानी कि इनका जो पुनर्वितरण अगर आप सुनिश्चित करते हो, इससे सामाजिक आर्थिक विकास की जो गति है इसको बढ़ाया जा सकता है। तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोग आर्थिक प्रक्रिया, जो भी इकोनॉमी का जो भी आर्थिक गतिविधि होता है, यानी कि उत्पादन, वितरण और उपभोग, अगर इस प्रक्रिया को आप बढ़ाओगे, इस प्रक्रिया को अगर आप तेजी लाओगे, तो इससे आपका सामाजिक और आर्थिक विकास होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। इसी के साथ ही साथ एक वो अर्थशास्त्री है जिनका नाम है एडम स्मिथ साहब। तो एडम स्मिथ के अनुसार बोला जाता है कि राज्य जो है इनके 3 प्रमुख कार्य होते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार राज्य के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। वो कार्य क्या क्या है वो देख लीजिए। पहला कार्य है सुरक्षा करने का। वो सुरक्षा आपका आंतरिक भी होना चाहिए और वो सुरक्षा आपका बाह्य होना चाहिए। तो भारत में भी आंतरिक सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री है, यानी कि अर्धसैनिक है, और बाह्य सुरक्षा के लिए आर्मी है, यानी कि आपके सेना है। दूसरा है आपका न्याय करना, और वो जो न्याय है यानी कि जस्टिस जो है वो आपका सामाजिक यानी कि सोशियो और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक दोनों न्याय करना चाहिए। और ये जो न्याय जो है सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है वो किसके माध्यम से होता है, तो वो आपका लोक प्रशासन के माध्यम से न्याय को सुनिश्चित किया जाता है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही ये जो न्याय की जो व्यवस्था है इसको सुनिश्चित किया जाता है। आप वीडियो बनोगे, सीओ बनोगे, ये सभी क्या करोगे, जस्टिस करोगे ना। ये नहीं कि आप केवल न्यायालय में बैठ के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। जी हाँ। इसके अलावा आप देखते होंगे कि राज्य का एक और काम होता है लोक कार्य। लोक कार्य इसी को हम लोग बोलते हैं PWD, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यानी कि लोक निर्माण कार्य करना है, विकास करना है, कल्याण करना है, किसका, तो मानव समाज का। तो लोक निर्माण कार्य करना है यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं PWD, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, या फिर इसी को ही हम लोग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी कहते हैं। और इसका एक ही अर्थ होता है कि इससे कि विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है मानव समाज का।
तो एडम स्मिथ साहब के अनुसार राज्य का 3 कार्य होता है। राज्य यानी कि यहाँ पे सरकार को डिनोट किया जा रहा है। तो राज्य का 3 कार्य है, सुरक्षा है यानी कि सिक्योरिटी है, जस्टिस है और आपका पीडब्ल्यूडी है। बस यही 3 कार्य है। आगे बढ़ा जा रहा है कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इन तीनों पर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च जो हो रहा है वही आपका सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, फिर बोला जा रहा है कि राज्य के उपरोक्त तीनों कार्यों से संबंधित व्यय को ही लोक व्यय कहा जाता है एडम स्मिथ के द्वारा। अगर राज्य के द्वारा अपने देश में सुरक्षा के ऊपर, न्याय के ऊपर और लोक कार्य के ऊपर अगर खर्चा किया जा रहा है तो वही आपका सार्वजनिक व्यय कहलाता है एडम स्मिथ के अनुसार। फिर बोला जा रहा है कि भारत में लोक व्यय का जो है यानी कि लोक व्यय का जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रहा है और ये जो है वो हम लोग को बजट में भी दिखता है। पहले अगर 2024-25 का बजट देखें तो वहाँ पे आया था आपका 5,000 करोड़ का बजट। अब लेकिन 2025-26 का देखेंगे तो आया है मान लो 6,000 करोड़ का बजट आया है। 2027-28 में देखेंगे तो आ जाएगा 8,000 करोड़ का। 2028-29 में देखेंगे तो आ जाएगा 10,000 करोड़ का। यानी कि बजट में लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि भारत में लोक व्यय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और ये जो वृद्धि है, ग्लोबलाइजेशन हम लोग के यहाँ पे हुआ है यानी कि वैश्वीकरण हुआ है, इसके बाद भी हमारे यहाँ पे खर्चा बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे खर्चा जो है वो सरकार का बढ़ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो आर्थिक असमानता है यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है। सूचना क्रांति से जनता जागरूक हो गए हैं। देन जनता ऐसे में क्या करते हैं? अपने अपने अधिकारों की मांग और भी ज़्यादा करते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब से आया है, सूचना क्रांति जब से आया है तो जनता लोग और भी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और ऐसे में वो लोग जो है वो अपने अपने अधिकारों की मांग और भी ज़्यादा करने लगे हैं। इसके अलावा देखिएगा कि भारत का सुरक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो ये सुरक्षा की बात करें तो ये आपका 2 तरह का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक के लिए आपका पैरामिलिट्री है, बाह्य सुरक्षा के लिए आपका आर्मी है। ठीक है, अब देखिएगा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देखिएगा, दोनों खर्चा बढ़ गया है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत जो ऐसा स्थिति में लोकेटेड है ना कि भारत जो है वो सब तरफ से घिरा हुआ है भाई, दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। और ऐसे में भारत के ऊपर आंतरिक और बाह्य खर्चा जो है, मतलब कि सुरक्षा का जो है इसके ऊपर खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारे यहाँ पे जो टेररिज्म का जो ये है यानी कि आतंकवाद जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नक्सलवाद भी बढ़ रहा है। तो अगर आतंकवाद में वृद्धि होगा देन इस पर क्या होगा? खर्चा में भी हमारे पास क्या होगा? वृद्धि होगा। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि आतंकवाद आएगा तो यहाँ पे आपको 2 तरह का काम करना होगा। एक तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए लो एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। आतंकवाद के लिए क्या करना होगा? एक तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए लो एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा और एक तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट भी करना होगा। साथ ही साथ ये आतंकवाद की जो जड़ है इसको पूरा समाप्त करना होगा। और इसका पूरा पूरा कारण कौन है? केवल पाकिस्तान है और भारत में बैठे हुए कुछ गद्दार है। ठीक है, तो पूरा आपको ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों काम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक भी यहाँ पे सर समझाए थे, वो भी आपको समझा दिया गया है। इसके अलावा देख लीजिए एक पॉइंट और भी कि विकासात्मक व्यय विकास से संबंधित होता है और जो भी गैर विकासात्मक व्यय जो होता है वो आपका कल्याण से संबंधित होता है। जैसे देखो, विकासात्मक व्यय किए आप, जैसे कि आप समझ लीजिए कि रोड बना दिए, रेलवे बना दिए, एयरपोर्ट का सुविधा दिए, शिक्षा की यहाँ व्यवस्था कर दिए, हेल्थ का व्यवस्था कर दिए, स्वास्थ्य का व्यवस्था कर दिए, हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, यूनिवर्सिटी बना दिए। ये सभी आपका विकासात्मक व्यय हो गया। इसके अलावा कुछ कुछ गैर विकासात्मक व्यय भी होता है, यानी जिससे कुछ निर्मित तो नहीं हो रहा लेकिन उससे लोगों का जो है वो जीवन स्तर में वृद्धि हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप देखते होंगे ट्रांसफ़र पेमेंट, यानी कि वृद्धा पेंशन दे दिए, यानी कि ये हस्तांतरित व्यय। किसी आप छात्रों को स्कॉलरशिप दे दिए, लोगों का जो वृद्धा पेंशन था उसमें वृद्धि कर दिए, लोगों का टैक्स का जो रेट था उसमें आप कमी कर दिए। तो ये सभी जो है वो गैर विकासात्मक व्यय कहलाता है। और ये क्या है? एक तरह से आपका कल्याण से जुड़ा हुआ है, यानी कि वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको वर्ड जो है वो क्या है क्या नहीं है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है, तो ये आपको पता चल गया है। थोड़ा थोड़ा ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको केवल आप पढ़िए और आगे बढ़िए, इस समय ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। देखिए, आपको ये पता है कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है और एक क्वेश्चन के बदले में आपको जो है वो 700 वर्ड में आंसर लिखना होता है। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप में आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन 8 क्वेश्चन में जो है वो आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। और 4 क्वेश्चन का जो आंसर देना है वही आपको 3 घंटा में 4 क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको 20 MCQ सॉल्व करना है।
चार जो क्वेश्चन है वो आपके 40-40 मार्क्स के हो जाएंगे, यानी कि 160 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव हो जाएगा, और 20 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि आपका 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे में आपका जो है वो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो 160 नंबर उधर और 40 नंबर इधर, यानी कि ये टोटल जो पेपर है जेपीएससी मेंस पेपर 5, ये आपका 200 नंबर का पेपर बनता है। इसमें से जो आप 4 ठो आंसर लिखोगे वो आपको 160 नंबर का आंसर रहेगा। तो आप इतना मान लीजिए ना कि 160 नंबर का आंसर है, यानी कि 40-40 नंबर का एगो क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्या है, एगो क्वेश्चन है। तो 40 नंबर का एगो क्वेश्चन है आपको, तो उसमें आपको कितना वर्ड का आंसर लिखना है, 700 वर्ड का आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन आ गया है यहीं पे, अगर सार्वजनिक व्यय के ऊपर सपोज, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चन में 700 वर्ड का आपका आंसर लिखना है, जिसमें से आप देखिएगा कि 100 वर्ड का तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर आपका 100 वर्ड का आपका कंक्लूजन हो जाएगा, और जो है 500 वर्ड का आपका मेन बॉडी होगा। और इसी मेन बॉडी में देखिएगा कि आपको फ्लो चार्ट का भी यूज करना है, डायग्राम का भी यूज करना है, ग्राफ का भी यूज करना है, और भी इसमें कोई अगर कोई डाटा आता है या भी कुछ और भी इसमें क्रिएटिविटी जो भी आपको लगता है वो सभी यहाँ पे ऐड करना है। यानी कि आपको जो कुछ भी करना है यही 500 वर्ड के लिए ही करना है, ठीक ना। और बाकी बात आपका 100 वर्ड का इंट्रोडक्शन और 100 वर्ड का कंक्लूजन होगा। और एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो आपका इंट्रोडक्शन और जो आपका कंक्लूजन होगा वो एकदम पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है आप उसके अनुसार ही वहाँ पे इंट्रोडक्शन दीजिए, और आप उसी के अनुसार वहाँ पे जो है वो कंक्लूजन दीजिए, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन होगा वो केवल और केवल पूरा आपके क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। तो देखिए आपको केवल 500 वर्ड का ही आंसर लिखना है, और 500 वर्ड का जो आंसर लिखिएगा तो यहीं पे ही आपको बहुत सारा ग्राफ हो गया, मैप हो गया, डायग्राम हो गया, जितना भी क्रिएटिविटी है वो आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले में दर्शा सकते हो। यही आपको 500 वर्ड का ही खेला है। 100 वर्ड का तो इंट्रोडक्शन और 100 वर्ड का कंक्लूजन चला गया, बचा 500 वर्ड ना। तो 500 वर्ड के पीछे इसके लिए जो है वो आप ज़्यादा कंटेंट की तरफ मत जाइए। आप जो है वो आपके पास जो भी कंटेंट है आप उसी को ही बार बार अगेन एंड अगेन पढ़ते रहिए, और चीज़ों को उसी को ही कनेक्ट करते रहिए, और नए नए उसको मतलब कि लेटेस्ट करंट न्यूज़ों के साथ, और भी कहीं बुक वगैरह पढ़ते हो तो उसको वहाँ से उसको कनेक्ट कीजिएगा। ये नहीं कि आप पूरा पीएचडी कर रहे हैं एक एक टॉपिक के ऊपर, पूरा पढ़े जा रहे डेप्थ में जाके, पूरा बहुत डीप में जाके पढ़ रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक टॉपिक के ऊपर आप 10 से 12 को पॉइंट तैयार कर लीजिए, ताकि अगर उससे क्वेश्चन आए तो उससे हम लिखने का स्थिति में रहे। 500 वर्ड में 10 से 12 को टॉपिक, 15 को टॉपिक, मतलब 15 को अगर हम छोटा छोटा मतलब कीवर्ड तैयार कर लेंगे ना, उससे 500 वर्ड आपका लिखा जाएगा भाई। तो ज़्यादा बस इसी पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा नोट्स के पीछे मत भागिए, नोट्स में पूरा डेप्थ में पढ़ने के ऊपर मत जाइए। हाँ, सिलेबस जो भी दिया हुआ सिलेबस का हर एक पॉइंट आपको समझना है क्या नहीं है। और जेपीएससी का खास बात यह है कि ये जेपीएससी जो है वो टू द एकदम सिलेबस, यानी कि सिलेबस में जो पॉइंट दिया हुआ है उसी पॉइंट को उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप जेपीएससी में जितना भी सिलेबस दिया हुआ है सभी सिलेबस के ऊपर 10 से 15, 15 से 20 अगर पॉइंट कीवर्ड तैयार कर लेते हो, उसका नेगेटिव, उसका पॉजिटिव, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव वो क्या है, उसका कार्यप्रणाली क्या है, ये सभी गवर्नमेंट का स्कीम, ये सभी उसमें अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका जो है वो आंसर बढ़िया हो जाएगा। अब बाकी बात इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आपको अपने अनुसार से वहाँ पे मतलब क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपका कुछ योगदान नहीं है, क्वेश्चन का जो डिमांड है उसी के अनुसार आपको वहाँ पे फ्रेमिंग करना पड़ेगा, और वो तो आप वहीं पे कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके लिए भी आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिएगा अगर आप 100 से 50 को अगर 50-100 को अगर आप क्वेश्चन आंसर का अगर आप फ्रेमिंग कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम हॉल में भी आप कर ही पाइएगा, कर ही लीजिएगा जैसे कैसे भी करके, ठीक है। तो यही सभी आपका है। और तो इसलिए बोल रहे हैं कि ज़्यादा आप परेशान मत होइए, ज़्यादा नोट्स के पीछे ज़्यादा डिटेलिंग में मत पढ़िए। पढ़ना है टॉपिक को, सभी को पढ़ना है, जितना टॉपिक है ना वो सभी को पढ़िए, और एक आप एवरेज मार्किंग लेके चलिए। ये नहीं कि हमको इकोनॉमिक्स में मतलब कि बहुत ज़्यादा लाना है और पेपर 6 में हम नीचे हो गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सभी में एवरेज मार्किंग लाना है, सभी में एवरेज मार्किंग ला के ही आपको सिलेक्शन पाना है। एक में बहुत ज़्यादा ला ली है, एक में बहुत कम ला ली है। जैसे इकोनॉमिक्स में कोई बंदा जो है 130-140 ला लिया है और पेपर 6 में 98 में रह गया है, 90 में रह गया है, तो फिर क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया है ना कि आप इकोनॉमिक्स में 125 से ही लाओ, और ये पेपर 6 में भी आप 125 ही लाओ, लगभग एवरेज लाओगे तो आपको वो फायदे होगा। नहीं तो एक पेपर में 140 पहुंच रहा है, एक पेपर में 90 में ही लटक जा रहा है, तो देखिए डिफरेंस कितना ज़्यादा हो रहा है, क्रिएट 50 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, समझे ना। इसीलिए, और वही हम बता रहे हैं अगर इस तरह से आप कीजिएगा तो अगर इकोनॉमिक्स का पेपर में मान लीजिए इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसमें 4 ठो आंसर लिखना है, 40-40 मार्क्स का आंसर है। अगर आप एवरेज नंबर भी लाते हो ना, तो अगर मान लीजिए कि 40 नंबर का आंसर है, इसमें 40 नंबर में आपको मिलेगा 28 नंबर। कितना मिल रहा है? 28 नंबर एक क्वेश्चन में मिल रहा है। मान लीजिए कि एवरेज जो है वो 27-28, 27-28, 28-29, 30 ऐसे ही जाएगा। मान लीजिए कि 28 जा रहा है,
28 को आप जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 4 से। 8 चौके 32 होता है, 2 हाथ में 3, 4 3 आप 12, 12 और 3 15। ठीक है। अच्छा देखिए, एवरेज 28 लेकर नहीं चलिए। अगर आप 28 लेकर चलोगे ना तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 112 नंबर ही आ रहा है। चलिए एवरेज 28 नंबर लेकर नहीं चलते, हम लोग एवरेज मानते हैं 30 नंबर ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 30। तो 30 से 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका 4 या 12 आ जा रहा है, मतलब कि 120 नंबर आ रहा है। 120 नंबर आपका थ्योरी में आ रहा है, प्लस कि आपका 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि 13 क्वेश्चन जो है वो आपका सही होगा, बाकी 7 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 13 क्वेश्चन का 26 नंबर तो मिलेगा ना आपको। तो 120 यहाँ पे है, फिर आप इसमें 26 नंबर जोड़ दोगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 और 1, लगभग 146 आ जा रहा है। 146 नहीं भी आएगा तो कम से कम मान लीजिए कि 135 से अगर 140 के बीच में अगर आ जा रहा आपका मार्किंग तो ये बहुत ही बेहतर है। फिर तो 135 से 140 के बीच में अगर आपको मिल जा रहा है मार्क्स तो फिर कहाँ ख़राब है भाई। इकोनॉमिक्स में इतना ही बहुत होता है। 140 में अगर इकोनॉमिक्स में आ जा रहा है ना तो बहुत ही बेहतर है। फिर आप बहुत बढ़िया स्थिति में है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्थिति में है फिर, समझे। तो 135 से 140 का इसमें रखिए एवरेज, बस ज़्यादा नहीं रखना है। तो ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर चले गए थे तो एक समझा दिया गया आपको कि थोड़ा सा एक आइडिया रखिए आप, ताकि आप ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागिए, कंटेंट के पीछे मत भागिए। 10 तरह का किताब पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, यहाँ का नोट्स, वहाँ का नोट्स, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ये सब के पीछे मत भागिए, ठीक है ना। नहीं तो भागते रह जाइएगा जीवन भर। बस आप अपना एक टॉपिक उठाइए, टॉपिक पढ़िए, टॉपिक में क्या है क्या नहीं है उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, उसी शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करते रहिए बार बार, और फिर बस आप आगे बढ़िए। और ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, बस आगे बढ़ते जाइए बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं बातें कि एडम स्मिथ के अनुसार राज्य के 3 कार्य है, सुरक्षा है, न्याय है और लोक कार्य है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि किंतु वर्तमान समय में राज्यों के कार्यों में विविधीकरण के कारण, यानी कि राज्य का जो कार्य है उसमें बहुत ज़्यादा विविधीकरण आ गया है, डाइवर्सिफिकेशन आ गया है। इसके कारण देखिएगा कि लोक व्यय की जो मात्रा है इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि राज्यों का जो कार्य क्षेत्र वो बढ़ गया है। पहले जो कार्य नहीं करना पड़ता था वो कार्य अब करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोग व्यय की जो मात्रा है उसमें वृद्धि तो होगा ना भाई। जी हाँ। उदाहरण के लिए बोला जा रहा है कि राज्य जो है वो मानव विकास के हेतु स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों में सुधार हेतु निवेश की मात्रा में वृद्धि कर रही है। यानी कि राज्य जो है, यानी कि सरकार जो है वो मानव विकास के लिए हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, ये सभी जो सामाजिक संकेतक है, यानी कि जो आपका सोशल इंडिकेटर्स है, जैसे कि सामाजिक विकास के लिए क्या इंडिकेटर्स है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो इनमें सुधार करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा निवेश की जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई है। और निवेश की मात्रा बढ़ रही है यानी कि आपको वृद्धि करना पड़ रहा है किसमें? लोक व्यय में, जिसे राज्य की बढ़ती क्रियाकलाप का नियम या फिर सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है राज्य का बढ़ती क्रियाकलाप या फिर बढ़ता नियम जो है वो नियम का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये राज्य का बढ़ता हुआ क्रियाकलाप का सिद्धांत है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रियाकलाप का नियम है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले जर्मन के अर्थशास्त्री जिनका नाम है एडोल्फ वेगनर, जो कि आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिए थे, वही है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि राज्य की बढ़ती क्रियाकलाप का सिद्धांत या फिर क्रियाकलाप का नियम, बढ़ती जो है क्रियाकलाप का नियम या फिर बढ़ती क्रियाकलाप का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो सर्वप्रथम जर्मन के अर्थशास्त्री एडोल्फ वेगनर साहब के द्वारा किया गया था। कब? 1890 ईस्वी में। ये डेट याद रखिएगा, 1890 ईस्वी में। सामाजिक विकास है, जैसे कि आपका एजुकेशन के ऊपर हेल्थ कीजिए, एजुकेशन के ऊपर ये निवेश कीजिए, हेल्थ के ऊपर निवेश कीजिए, ये सभी आपका सामाजिक विकास है। अब बोला जा रहा है कि एडम स्मिथ जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो है वो सामाजिक विकास को शामिल जो है वो नहीं किया था। एडम स्मिथ के अनुसार केवल ये राज्य का कार्य क्या है, वो आपका सुरक्षा के ऊपर, न्याय के ऊपर और लोक कार्य के ऊपर अगर वो कार्य कर रहा है, व्यय कर रहा है, तो वही आपका सार्वजनिक व्यय है। और एडम स्मिथ जो है वो इसमें सामाजिक विकास को ऐड नहीं किया था, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर किया जाने वाला जो भी व्यय है इसको शामिल नहीं किया था, समझे। आगे देखिए, बट गवर्नमेंट इसमें व्यय कर रही है, देन लोग जो व्यय है इसका जो विस्तार अब यहाँ पे होने लग गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वर्तमान समय में जो आपका लोक व्यय हो रहा है, यानी कि जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हो रहा है उसकी मात्रा में, उसके पीछे का रीजन क्या है। आगे देख लीजिए। पहला रीजन है सबसे पहला कि सरकार के कार्यों में वृद्धि हो रही है।
सरकार के कार्यों में वृद्धि हो रही है। क्या क्या देखिए, ब्रिटिश पीरियड में यानी कि ब्रिटिश टाइम की अगर बात करें तो वहाँ पे केवल गुड्स का सप्लाई होता था, बट प्रेजेंट टाइम में गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों का सप्लाई कर रहा है गवर्नमेंट। और सर्विसेज जो आपको दे भी रहा है वो आपको मिनिमम और आपका मिनिमम दे रहा है या फिर एकदम फ्री दे रहा है। यानी कि आपको जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट स्कूल आ गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गया, तो ये सभी। तो अब सरकार का कार्यों में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। जब आपका ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था वहाँ पर केवल केवल गुड्स का यानी कि वस्तुओं का जो है वो सप्लाई किया जाता था। उस टाइम प्राइवेट मतलब ये सरकारी स्कूल वगैरह होता था क्या, नहीं होता था, कुछ भी सरकार का होता नहीं था फ्री। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में केवल गुड्स का सप्लाई होता था, बट वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ पे गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों का जो है वो सप्लाई हो रहा है। और ये जो सप्लाई हो रहा है सर्विसेज का वो आपका मिनिमम और एकदम फ्री पे हो रहा है, या तो मिनिमम हो रहा है या तो बहुत ही कम हो रहा है या तो एकदम फ्री हो जा रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इत्यादि। इसके अलावा देखिएगा कि वर्तमान समय में राज्य लगातार सेवाओं की आपूर्ति में अपनी भागीदारी को जो है वो बढ़ा रहा है। यानी कि वर्तमान समय में देखा जाए तो राज्य के द्वारा लगातार सेवाओं की जो आपूर्ति है यानी कि सर्विसेज की जो सप्लाई है उसमें जो अपनी भागीदारी है, पार्टिसिपेशन जो है उसमें लगातार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि शिक्षा में स्वास्थ्य सेवा, जैसे कि आपका शिक्षा में देखिएगा कि ये आपका व्यय बढ़ रहा है। इसके अलावा सर्विसेज में देखिए कि आप हेल्थ का जो सर्विस देखिएगा या फिर एजुकेशन का जो सर्विस देखिएगा इसकी मात्रा में लगातार वृद्धि की जा रही है ओवरऑल। किंतु सरकारी सेवाएं ये कैसी होती है, या तो ये मुफ्त होती है या फिर ये बहुत ज़्यादा कम होता है। और ये न्यूनतम लागत सिद्धांत पे ये आधारित होता है। किस सिद्धांत पे, तो आपका न्यूनतम लागत सिद्धांत पे आधारित होती है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण होता है, ना कि लाभ अर्जन करना। देखिए अगर कोई आपके यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है ना, तो वो आपके यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर करने के लिए नहीं आया है, लोक कल्याण कार्य करने के लिए नहीं आया है। उसका काम एक ही तो है, वो है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि लाभ कमाना। लेकिन जो सरकार आपको शिक्षा के ऊपर निवेश कर रही है, फिर आपका स्वास्थ्य के ऊपर निवेश कर रही है, या फिर और भी जो भी सरकारी सेवाएं आपको प्रदान कर रही है, वो या तो बहुत कम होती है या फिर वो एकदम मुफ्त होती है। यानी कि वो एक तरह से न्यूनतम लागत सिद्धांत पे आधारित होती है, क्योंकि राज्य का पर्पस होता है कि लोक कल्याण को फुलफिल करना है, ना कि लाभ कमाना है, यानी कि लाभ अर्जन करने का इसका नहीं होता है। इस कारण वर्तमान समय में लोक व्यय की मात्रा में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार मिल गया आपको, राइट टू एजुकेशन, भोजन का अधिकार मिल गया है, राइट टू फूड, आयुष्मान भारत ये मिल गया है, ये सभी के लिए या फिर सभी के लिए घर आवास ये योजना चला रहा है। इसके अलावा देखिएगा कि सरकार के द्वारा लोक निर्माण कार्यों में जैसे कि सड़क निर्माण किया जा रहा है, रेलवे का विकास किया जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित अवसंरचनाओं में विकास किया जा रहा है। इन सभी में सरकार जो है वो अपनी भागीदारी को बढ़ा रहा है। और इस कारण देखिएगा कि उत्तर वैश्विक काल में, यानी कि वैश्वीकरण के बाद देखिएगा उत्तरार्ध काल में देखिएगा तो भारत के लोक व्यय में लगातार वृद्धि हो रहा है। एक तो हम लोग देखते हैं कि वैश्वीकरण का जो काल आया था आपका 1991 से भारत में वैश्वीकरण का काल स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम लोग 1991 में ही वैश्वीकरण को एडॉप्ट किए हैं, अपनाए भी हैं। तो उत्तर वैश्वीकरण यानी कि वैश्वीकरण के आप दशकों बाद देखिएगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद देखिएगा कि भारत में लोक व्यय की जो मात्रा है उसमें लगातार वृद्धि की जा रही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना भी दिया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी, शहरी क्षेत्रों के लिए भी। इसके अलावा देखिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है, रेलवे का निर्माण किया जा रहा है, शिक्षा और आपका हेल्थ से संबंधित जो भी अवसंरचना है उनका भी निर्माण किया जा रहा है। तो इन सभी में गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन जो रेशियो है उसको वो गवर्नमेंट लगातार बढ़ा रहा है। तो ऐसे में सरकार के जो ऊपर जो है वो बर्डन तो बढ़ेगा ना भैया, सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी तो लोक व्यय की जो मात्रा है उसमें लगातार वृद्धि होगी। ये हो गया पहला क्या बोले हम कि सरकार के कार्यों में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से लोक व्यय की मात्रा में वृद्धि हो रही है। दूसरा है आपका कृषि विकास कर रहा है गवर्नमेंट, तो कृषि विकास के भी कारण जो है वो लोक व्यय की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रहा है। क्या है क्या नहीं वो देखिए, 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। दूसरा कारण आपका कृषि विकास, तो बोला जा रहा है कि भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि विकास को आर्थिक समृद्धि का कुंजी माना जाता है। तो भारत क्या है, विकासशील देश है, और यहाँ पे जो कृषि विकास है इसको आर्थिक समृद्धि का कुंजी माना जाता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो उसका मेन चाबी है आपका कृषि विकास। इस कारण कृषि विकास में सरकार का जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन जो है वो गवर्नमेंट का लगातार बढ़ रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है
कि जहाँ एक और खाद्य सुरक्षा को सतत बनाना है, यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको एकदम सतत बनाना है, यानी कि उसको सस्टेन करना है। डैट कुड बी सस्टेन इन फ्यूचर, यानी कि उसको लगातार आपको खाद्य सुरक्षा की जो है वो आपूर्ति होती रहे। और वहीं दूसरी ओर कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के मध्य जो अंतराल है, यानी कि जो गैपिंग है, उस गैपिंग को भी भरना है। यानी कि कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच में जो अंतराल है, जो गैपिंग है, इसको भरना है। दूसरे शब्दों में अगर इसी को कहा जाए तो जो भी आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग जो भी इंडस्ट्री है, इसके विकास के माध्यम से सरकार क्या करती है, भारतीय कृषि को गहन निर्वाह कृषि से व्यापारिक कृषि में परिवर्तित करना चाहती है। यानी कि भारत जो है वो, सरकार जो है वो भारत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है, बहुत ज़्यादा लगा रहा है। और जिसके माध्यम से जो हम लोग जीवन निर्वाह कृषि कर रहे हैं, या फिर जो भी हम लोग गहन निर्वाह कृषि कर रहे हैं, यानी कि अपने जीवन जीने के लिए कर रहे हैं, उसको हम लोग जीवन निर्वाह कृषि से हम लोग उसको एक कमर्शियल जो एग्रीकल्चर है, यानी कि जो आपका व्यापारिक कृषि है या फिर वाणिज्यिक कृषि है, इसमें हम लोगों को बदलना है। मतलब सरकार के यही काम है कि आप अपने लिए तो खेती कर रहे हो, साथ ही साथ इतना आप उत्पादन करो कि आप उसको बेच भी पाओ और आपको आर्थिक लाभ भी होगा। समझ में आ गया ये चीज़? जी हाँ। आगे, इस कारण कृषि सब्सिडी भी दिया जा रहा है और कृषि प्रोत्साहन में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। यही है, समझ में आ गया। और यही कारण है कि गवर्नमेंट जो है वो कृषि सब्सिडी भर भर के देता है और कृषि में प्रोत्साहन भी दे रहा है, और इसमें वो कमी करना भी नहीं चाहता है और वो कमी करता भी नहीं है, वरना लोग इससे और भी दूर हो जाएंगे कृषि से। समझ में आ रहा है ये बात को? जी हाँ। तो ये हो गया आपका। एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं कृषि विकास वाला। तो भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि विकास को आर्थिक समृद्धि का कुंजी यानी कि की माना जाता है, और इस कारण कृषि विकास में सरकार की भागीदारी में लगातार वृद्धि हो रहा है, और जिसका मुख्य उद्देश्य जहां एक ओर खाद्य सुरक्षा को सतत बनाना है, वहीं दूसरी ओर कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच में जो अंतराल है, उस अंतराल को भी भरना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के माध्यम से सरकार भारतीय कृषि को गहन निर्वाह से, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि से व्यापारिक कृषि में परिवर्तित करना चाहती है। और इस कारण गवर्नमेंट जो है वो सरकार कृषि सब्सिडी भी देती है, साथ ही साथ कृषि प्रोत्साहन में लगातार वृद्धि भी कर रही है। और यही कारण है कि गवर्नमेंट जो है वो कृषि सब्सिडी और प्रोत्साहन में कमी नहीं करता है, वरना लोग इससे और भी ज़्यादा दूर हो जाएंगे कृषि से। समझ में आ गया? आगे देखिए, आपका सार्वजनिक व्यय में जो आपका वृद्धि हो रहा है, इसके पीछे एक और कारण है कि सरकार जो है वो औद्योगिक विकास कर रही है, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही है। तो बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में यानी कि भारत सरकार के द्वारा देखिएगा तो जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, यानी कि औद्योगिक विकास है, इसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेषकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को, यानी कि एमएसएमई जो उद्योग है, मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये जो इंडस्ट्री है, इसको बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इनमें जो रोजगार सृजन की जो क्षमता है वो बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक होती है। जितना बड़ा उद्योग आपको रोजगार नहीं देगा, उससे 5 गुना ज़्यादा रोजगार आपको छोटे उद्योग देंगे, एमएसएमई उद्योग देंगे। और इसी कारण सरकार के द्वारा सब्सिडी और औद्योगिक प्रोत्साहन की मात्रा में लगातार वृद्धि किया जा रहा है। जैसे देखिए कि भारत सरकार के द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव प्रोग्राम, ये सभी प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं। और भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मेक इन इंडिया, फिर आपका स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम, ये सभी चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि आप एमएसएमई सेक्टर को और भी बढ़ाओ और आप औद्योगिक विकास कर पाओ। एक एग्जांपल समझो कि जो आप दूध जो आपके पास मिलता है, गाय का दूध, अगर आप उस गाय के दूध को अगर आप प्रिजर्व कर देते हो, ठीक है ना, उसमें तो प्रिजर्व करने के बाद देखते होंगे कि उसको 2-2 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो ख़राब होगा ही नहीं। तो ऐसे में आपके पास फूड सिक्योरिटी इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, हो गया। इसके अलावा चौथा आपका कारण है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के पीछे कि सरकार जो है वो आपका सामाजिक सुरक्षा में बढ़ती भागीदारी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा जो है, सोशल जो सिक्योरिटी है, इसमें भी सरकार की जो भागीदारी है उसमें भी लगातार देखने को मिल रही है क्या? वृद्धि। तो बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देश में बढ़ती आय सामाजिक असमानता को कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा में अपनी भागीदारी को बढ़ा रही है गवर्नमेंट। यानी कि क्या बोल रहा है गवर्नमेंट, ये इसमें क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत जो है विकासशील देश है, और विकासशील देश में आय बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ती आय,
तो बढ़ती आय यानी कि जो इनकम में वृद्धि हो रही है, इससे सामाजिक असमानता भी बढ़ रही है। यानी किसी पास कोई पैसा अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। ये है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो ऐसे में सामाजिक असमानता है, तो ऐसे में सामाजिक असमानता को कम करना है, यानी कि गरीब और अमीरों के बीच में जो खाई है, जो गैप है, इसको भरना है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा में भी अपनी भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते होंगे वृद्धा पेंशन, इसके अलावा विधवा पेंशन, इसके अलावा बीमा करवाता है, बेरोजगारी भत्ता देता है, छात्रवृत्ति देता है। तो ये सभी आपका ट्रांसफर पेमेंट है, यानी कि सरकार के द्वारा गरीबी और अमीरी की जो खाई है इसको दूर करने के लिए ये सभी जो है वो गैर विकासात्मक व्यय करने पड़ रहे हैं। इनका कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई विकास नहीं हो रहा हमारे देश में, लेकिन ये देना पड़ता है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बीमा करवाना पड़ता है, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है, छात्रवृत्ति वगैरह देना पड़ता है, समझे। इसके अलावा पांचवा है आपका वैश्विक स्तर पे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है। यानी कि वर्ल्ड वाइज देखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट में देखिएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज के मूल्य ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार का भी लोक व्यय में भी वृद्धि हो रही है। तो बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऊर्जा के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के भी दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा अभी आपका रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। इसके अलावा आपका देखिएगा कि आपका इजराइल और हमास के ऊपर युद्ध हो रहा था। इसके अलावा देखिएगा आपके अमेरिका और ईरान के ऊपर युद्ध हो रहा है। तो ऐसे में जो भी गल्फ कंट्री अगर युद्ध में उलझे हुए रहेंगे, तो ऐसे में जो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो आपका रुक जाएगा, और साथ ही साथ जो सप्लाई अगर होगा भी तो वो बहुत ही महंगे दामों में होगा। यानी कि ऊर्जा के मूल्य में भी लगातार वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विसेज के भी मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसके कारण घरेलू स्तर पे देखिएगा, डोमेस्टिक स्तर पे देखिएगा कि आपका वस्तु और सेवाओं के मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। देखिए वहाँ से अभी ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, वहाँ से आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो आपका क्रूड ऑयल हमारे भारत में आता था वो अभी रुक गया है, नहीं आ रहा है। तो ऐसे में भारत में देखिए उसका तेल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गैस का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो गैस हम लोग को पहले 95 रुपये मिलता था, वही गैस अभी हम लोग को 240 रुपये में खरीदना पड़ता है। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, समझ गए ना। और इसी कारण वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर राज्य को अत्यधिक मात्रा में क्षतिपूर्ति व्यय का जो है वो वहन किया जाता है। यानी कि कंपनसेशन एक्सपेंडिचर का भी वहन किया जाता है सरकार के द्वारा ही। तो वस्तु और सेवाओं का उपभोग यानी कि सरकार हम लोग को दे रही ना भैया, जो सरकार पहले हम लोग को जो तेल कम में सस्ते दामों में उपलब्ध कराती थी, वही तेल अब महंगे दामों में उपलब्ध करा रही है। सरकार को भी घाटा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है वो मूल्य में वृद्धि हो गया है। तो ऐसे में वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो मूल्य में वृद्धि होगा, तो ऐसे में वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर राज्य को भी अत्यधिक मात्रा में क्षतिपूर्ति व्यय का जो है वो वहन करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कि देखिए कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ताओं में वृद्धि या फिर वेतन आयोग को लागू करने से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि अगर आप देखिएगा कि सरकारी जो भी कर्मचारी है उनका अगर जो भी वेतन भत्ता है, यानी कि उनका जो भी पेंशन है या फिर उनका जो भी सैलरी है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का वृद्धि होता है, या फिर अगर आप नया वेतन आयोग लागू करते हैं, जैसे अभी आपका 7वां वेतन आयोग चल रहा है, अभी 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है, जिसमें से केवल अभी असम अभी उसको लागू किया है, बाकी बात भारत के और अन्य राज्यों में लागू नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर जब आपका 8वां वेतन लागू हो जाएगा, तो जिसका सैलरी मान लो कि 50,000 है, उसका सीधे बढ़ के 80,000, 70,000 या फिर 90,000 ऐसा कुछ भी बढ़ सकता है। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो अगर सैलरी भी बढ़ेगा नया वेतन आयोग लाने से, तो ऐसे में सरकार के ऊपर क्या होगा, बर्डन तो बढ़ेगा ना, सार्वजनिक व्यय में सरकार का वृद्धि तो होगा ना भाई। जी हाँ, इसके अलावा देखिएगा कि आपका छठा पॉइंट, सैन्य बजट में भी लगातार वृद्धि हो रही है। तो बोला जाता है कि वैश्वीकरण के काल में, यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन का पीरियड आया है, तो इसमें आतंकवाद का भी वैश्वीकरण हो रहा है। आतंकवाद ये पूरे विश्व में फैल रहे हैं, पूरा खत्म इंसानी लोग हैं, ये लोग पूरे विश्व को तबाह कर दे रहे हैं। तो आतंकवाद में भी वृद्धि हो रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण बाह्य और आंतरिक सुरक्षा एवं थ्रेट है। यानी कि एक तरह से आपका क्या करता है, एक तरह देखिए आतंकवाद पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे देश के ऊपर भी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भैया। जब किसी एक देश के द्वारा अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को मजबूत किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में दूसरे देश के द्वारा भी समान कदम उठाए जाते हैं। बोला जा रहा है देखिए, अगर एक देश अपना जो है वो सैन्य व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी सुरक्षा को, सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे देश को भी करना ही पड़ेगा। अगर एक देश अगर ये परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, तो दूसरे देशों को भी अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा भैया, कि हमारा सिक्योरिटी भी जो है दाव पे लग सकता है, इसलिए हम लोग भी सिक्योर हो जाए, हम लोग भी जो है वो सजग हो जाए। ये समझ में आ गया। तो यही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है कि जब किसी एक देश के द्वारा अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को मजबूत किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में दूसरे देशों के द्वारा भी, यानी कि पड़ोसी देशों के द्वारा भी
समान कदम उठाए जाते हैं और इस संपूर्ण प्रक्रिया को सैन्यकरण कहा जाता है, यानी कि आपका मिलिट्रीलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि आप सैन्यकरण को आप बढ़ावा दे रहे हो, अपने सैन्यकरण जो है, मिलिट्रीलाइजेशन जो है वो इसको आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ये समझ में आ गया। अच्छा, एक पॉइंट और भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे जब आतंकवाद का नाम आया है तो बताया जाता है कि अलकायदा जो है वो एक तरह से कॉरपोरेट वर्ल्ड ही था, जिसका फाउंडर था वो कमीना ओसामा बिन लादेन। और ये अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ था पूरे विश्व में, और इसका पूरा पूरा वर्ल्ड में इसका जो है वो आतंक का ग्रुप था, और ये पूरे विश्व के ऊपर ये अटैक करते रहता था। कहीं ना कहीं सब जगह ये सभी करते रहा है, परेशान कर ही रहा था। अलकायदा जो है वो एक तरह से कॉरपोरेट वर्ल्ड ही था, ठीक ना। और जिसका फाउंडर कौन था? ओसामा बिन लादेन, जिसको टपका दिया अमेरिका। समझे ना बात को? जी हाँ। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। इसके अलावा देख लीजिए, जो आपका वैश्वीकरण जब से हुआ है तो वैश्वीकरण होने से लगा था कि इससे आर्थिक निर्भरता जो है वो बढ़ेगी सभी देशों में, लेकिन और कोई भी वॉर नहीं होगा। बट यहाँ उल्टा हो गया। जब वैश्वीकरण आया तो सभी लोग सोचते थे ना कि आर्थिक जो निर्भरता है एक दूसरे के ऊपर बढ़ेगी, और आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी यानी कि सभी एक दूसरे से व्यापार वगैरह करेंगे, तो इससे जो है वर्ल्ड वार या फिर कोई भी जो वॉर वगैरह, युद्ध वगैरह होगा नहीं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है। कितना आपका जितना भी आर्थिक निर्भरता बढ़ा है, फिर भी यहाँ पे और ज़्यादा लड़ी जा रहा है, सब लोग लड़ी जा रहा है, लड़ी जा रहा है, लड़ी जा रहा है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इन सभी कारण भी आपका लोकवित्त में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण के काल में आर्थिक हितों में, यानी कि जो भी आपका इकोनॉमिक जो भी इंटरेस्ट है, इसमें टकराव के कारण भी युद्ध की संभावना में वृद्धि हुआ है। और इस कारण 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही संपूर्ण विश्व सैन्यकरण की प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं, जो कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। यानी कि देखिएगा कि सभी देश जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो युद्ध कर ही रहे हैं, किसी न किसी रूप में आपस में ही आर्थिक हितों के कारण ही एक दूसरे से टकराव का स्थिति बन रहा है। जैसे में 21वीं सेंचुरी जो है इसके जब प्रारंभ हुआ, ये जब स्टार्ट हुआ, तभी से पूरा विश्व जो है वो मिलिट्रीलाइजेशन के ऊपर, यानी कि सैन्यकरण की जो प्रक्रिया है, इस दौर से गुजर रहे हैं। और इसके कारण से सार्वजनिक व्यय में भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ये सभी इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, इसको केवल आप समझते जाइए, इसका एक हल्का सा शॉर्ट नोट बना लीजिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा देखिएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, तो बोला जा रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर और उच्च नगरीकरण की दर के कारण अनियोजित शहरीकरण हो रहा है। यानी कि अनप्लान्ड, तीव्र गति से आपका अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कोई भी प्लानिंग नहीं है, अनप्लान्ड हो रहा है, एकदम पूरा अनियोजित तरीके से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि एकदम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो भी आपका अधिक मात्रा में नगरीकरण हो रहा है, यानी कि आपका अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, इसके कारण कोई भी प्लानिंग शहरीकरण नहीं हो रहा है, सभी अनियोजित शहरीकरण हो रहा है, यानी कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, और ये बहुत तेज़ी गति से हो रहा है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा नागरिक सुविधाओं के विकास में भी अत्यधिक व्यय करना पड़ता है, जो कि आपका लोक व्यय में अत्यधिक वृद्धि का एक प्रमुख कारण ये भी है। इसके अलावा देखते होंगे 8वां पॉइंट है आपका त्वरित आर्थिक समृद्धि दर, यानी कि त्वरित आर्थिक समृद्धि दर, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ये भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बोल रहा है कि जो आपका पीपीपी मॉडल है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है, इस मॉडल के अंतर्गत सरकार की जो भागीदारी है वो अवसंरचनाओं के निर्माण में बढ़ रही है। यानी कि पीपीपी मॉडल के अंतर्गत सरकार की जो भागीदारी है अवसंरचनाओं के निर्माण में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने में, इसका जो है वो भागीदारी बढ़ रहा है गवर्नमेंट का। और इस कारण भी देखिएगा कि आपका लोक व्यय के जो मात्रा है इसमें भी लगातार वृद्धि हो रहा है। और इसी के साथ ही देखिएगा कि वैश्वीकरण के काल में समावेशी विकास और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि वैश्वीकरण के काल में समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको सुनिश्चित करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए राज्य की भागीदारी और जो राज्य का जो कार्य है इसमें लगातार वृद्धि हो रहा है, जो कि देखा जाए तो ये भी आपका सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। समझे ना? तो ये सभी कारण है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के पीछे। तो अभी तक हम लोग देखें कि आपका सार्वजनिक व्यय क्या होता है, क्या नहीं होता, वो हम लोग पॉइंट जाने। उसके बाद हम लोग ये जाने कि एडम स्मिथ के अनुसार सार्वजनिक व्यय क्या कहलाता है। इसके अलावा हम लोग जो भी आपका जर्मन अर्थशास्त्री थे एडोल्फ वेगनर, उनके द्वारा सार्वजनिक व्यय का परिभाषा क्या है, दो को जाने। इसके बाद हम लोग जाने कि वर्तमान समय में जो लोक व्यय की जो मात्रा है इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो पहला सरकार के कार्यों में वृद्धि हो रही है, दूसरा सरकार कृषि विकास में वृद्धि हो रहा है, तीसरा औद्योगिक विकास में वृद्धि हो रहा है, चौथा सामाजिक सुरक्षा में सरकार की भागीदारी बढ़ रही है, पांचवा वैश्विक स्तर पर वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, छठा सैन्य बजट में वृद्धि हो रहा है, सातवां देखिएगा तो पाइएगा कि आपका
जनसंख्या वृद्धि के कारण अनियोजित शहरीकरण हो रहा है। इसके अलावा देखिएगा 8वां तो त्वरित आर्थिक समृद्धि दर हो रहा है। तो इन सभी 8 पॉइंट को जब आप इलिब्रेट करोगे, इसको देख देख मतलब इसको और भी इलिब्रेट कर दोगे अपने स्तर पे, तब जाकर आपका आंसर ये क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका भारत में जो सार्वजनिक व्यय की जो मात्रा है इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये सभी बता दीजिएगा पॉइंट, इसके पीछे का रीजन ये चीज़ है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा चलेंगे, जो कि है आपका सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण, यानी कि जो सार्वजनिक व्यय जो है इसका वर्गीकरण करेंगे, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग प्रकार से। जैसे कि पहला देखिएगा आपका लाभ के आधार पे इसका जो है वर्गीकरण है कुछ, फिर देखिएगा इसका आप आय के स्रोत के आधार पे देखिएगा तो इसका वर्गीकरण है कुछ। इसके अलावा देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि आपका आर्थिक आधार पे भी इसका कुछ वर्गीकरण है, कार्य के आधार पे भी इसका वर्गीकरण है। तो पहला लाभ के आधार पे इसका वर्गीकरण देखेंगे, दूसरा आर्थिक आधार पे इसका वर्गीकरण देखेंगे, तीसरा आय या फिर स्रोतों के आधार पे इसका वर्गीकरण, और चौथा कार्य के आधार पे इसका वर्गीकरण यहाँ पे। और पांचवा जो है वो आपका आर्थिक और कार्य दोनों के आधार पे देखेंगे, यानी कि इसको भी और इसको दोनों को मिलाकर एक पांचवा बन जा रहा है। या फिर चार ही को मानो। देखो पहला आपका है कार्य के आधार पे सार्वजनिक व्यय का क्लासिफिकेशन, दूसरा बोलिएगा कि आय या फिर स्रोतों के आधार पे सार्वजनिक व्यय का क्लासिफिकेशन, और तीसरा बोलिएगा आप क्या, तो तीसरा बोलिएगा आप कार्य और आर्थिक आधार पे इसका क्लासिफिकेशन, मतलब ये तीन गो है। ठीक है, 1 2 और ये दोनों मिला दो, या फिर सभी को अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन है भाई। इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन को ही तो पढ़ना है। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए चारों एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग लाभ के आधार पे सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण देखेंगे, फिर आय या फिर स्रोतों के आधार पे वर्गीकरण देखेंगे, फिर हम लोग कार्य के आधार पे वर्गीकरण देखेंगे, और फिर आपका आर्थिक आधार पे वर्गीकरण देखेंगे। ये जो है ना इसको आप स्किप कीजिए, इसको हटाइए। चलिए तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं लाभ के आधार पे वर्गीकरण, और इसी को ही काहन और प्लेन का वर्गीकरण भी कहते हैं। तो काहन और प्लेन का जो वर्गीकरण है वो आपका लाभ के आधार पे सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है जिनका नाम है काहन एवं प्लेन, इन्होंने लाभ पर सार्वजनिक व्यय को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। यानी कि लाभ के आधार पे जो सार्वजनिक व्यय का जो वर्गीकरण होता है वो 4 प्रकार से होता है, जो कि काहन और प्लेन के द्वारा ये जो है वो वर्गीकरण किया गया है। पहला क्या है कि वैसे सार्वजनिक व्यय जो संपूर्ण राष्ट्र या फिर सभी समुदायों के लिए लाभकारी हो, जैसे कि आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा पे होने वाला व्यय। अब देखिए समझिए क्या बोला गया है कि काहन और जो प्लेन है ये सभी अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा जो आपका सार्वजनिक व्यय है इसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, तो पहला है वैसा सार्वजनिक व्यय जिससे पूरे देश को लाभ हो, पूरे राष्ट्र को लाभ हो, सभी समुदायों को लाभ हो, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा पे करने वाला या फिर होने वाला व्यय, इससे पूरे देश को लाभ होगा। समझ में आया। दूसरा है वैसा सार्वजनिक व्यय जो किसी विशेष वर्ग पर किया जाता हो, यानी कि पूरे समुदाय के लिए ये लाभकारी नहीं है, पूरे देश के लिए लाभकारी नहीं है, ये केवल किसी विशेष वर्ग के लिए लाभकारी है, किंतु उसका लाभ सभी समुदायों को बराबर प्राप्त होता है, जैसे कि नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि न्यायपालिका में होने वाला व्यय। तो बोला जा रहा है दूसरा क्या है कि वैसा सार्वजनिक व्यय जो किसी विशेष वर्ग पे किया जा रहा है बट उसका जो लाभ है वो सभी समुदायों को बराबर मिलता है। जैसे कि अगर आप विशेष वर्ग के ऊपर, अगर आप नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप व्यय करते हो, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के ऊपर व्यय करते हो, तो उसका जो है लाभ सभी लोगों को पहुंचेगा, लेकिन ये विशेष वर्ग पे ही किया जा रहा है। तीसरा है वैसा सार्वजनिक व्यय जो विशेष वर्ग से संबंधित व्यक्ति पर किया जाता हो, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि पे होने वाला व्यय। यानी कि ऐसा सार्वजनिक व्यय जो केवल किसी विशेष वर्ग से संबंधित व्यक्ति पे किया जा रहा है, वो उसी को ही लाभ पहुंचा रहा है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि पे होने वाला व्यय।
ये भी लाभ के सिद्धांत पे आधारित है, लेकिन ये आपका किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित है, उसी को ही खुशी देगा, उसी को ही लाभ देगा। चौथा है आपका वैसा सार्वजनिक व्यय। वैसा सार्वजनिक व्यय जो किसी विशेष वर्ग या फिर समूह से संबंधित हो। तो वैसा सार्वजनिक व्यय जो किसी विशेष वर्ग या फिर समूह से संबंधित हो और ऐसे व्यय का जो प्रभाव है वो उस वर्ग पर ही अधिक पड़ता हो। यानी कि वैसा सार्वजनिक व्यय जो किसी विशेष वर्ग से संबंधित हो या फिर किसी समूह से संबंधित हो और उसका लाभ केवल उसी वर्ग को, उसी समूह को ही होगा, अधिक पड़ेगा, उसी के उसका लाभ अधिक मिलेगा उसी वर्ग को और उसी समूह को। जैसे कि आपका कृषि अनुदान, कृषि में अनुदान दिए, कृषि सब्सिडी दिए या फिर औद्योगिक सब्सिडी दिए या फिर वंचित समूहों पर होने वाला जो व्यय है, अगर आप कृषि अनुदान दे रहे हो इससे आपका कृषकों को ही लाभ होगा। कृषि सब्सिडी दे रहे हो तो इससे आपका कृषक को ही ये लाभ होगा। औद्योगिक सब्सिडी दोगे तो आप जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं उन्हीं को ही लाभ होगा। वंचित समूहों पर अगर आप व्यय करोगे तो जो भी वंचित समूह है, जो भी वंचित वर्ग है, इन्हीं को ही लाभ होगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो आपका लाभ के आधार पे सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण देखे हैं। तो लाभ के आधार पे देखिएगा तो आपका जो सार्वजनिक व्यय जो है यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इसको 4 भागों में बांटा गया है और ये आपका काहन और प्लेन के अनुसार था। जिसमें बोला गया पहला कि ऐसा व्यय जो पूरे देश के लिए हो लाभकारी। फिर बोला गया ऐसा व्यय जो किसी विशेष वर्ग पे किया जा रहा हो खर्चा, लेकिन उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। या फिर ऐसा बोला गया कि ऐसा लाभ मतलब ऐसा व्यय जो कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को ही लाभ पहुंचाता हो। या फिर ऐसा व्यय जो किसी विशेष वर्ग या फिर किसी विशेष समूह को ही लाभ पहुंचाता हो। ऐसा है 4 गो। तो लाभ के आधार पे देखिएगा तो आपका ये 4 प्रकार का सार्वजनिक व्यय हो गया है। तो ये हो गया आपका लाभ के आधार पे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा आपका आय के आधार पे जो सार्वजनिक व्यय था उसका वर्गीकरण। ये देखिए लाभ के आधार पे ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं आय के आधार पे यानी कि आय या फिर स्रोतों के आधार पे सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण क्या कहता है वो देखेंगे। तो ये रहा आपका आय के आधार पे सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। इसमें बोला जा रहा है कि आय के आधार पे सार्वजनिक व्यय को फिर यहाँ पे भी 4 गो भागों में बांटा गया है। तो आय के आधार पे भी जो सार्वजनिक व्यय है इसको 4 भागों में बांटा गया है। फिर चारों को एक एक करके देखेंगे। तो वैसा सार्वजनिक व्यय जिससे सरकार को प्रत्यक्ष रूप में आय का या राजस्व प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा सार्वजनिक व्यय यानी कि ऐसा सार्वजनिक खर्चा यानी कि ऐसा खर्चा सरकार का जिससे सरकार को प्रत्यक्ष रूप से तो भैया यानी कि डायरेक्ट रूप में देखा जाए तो आय या फिर राजस्व यानी कि पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे कि वो आपदा प्रबंधन में खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट, इससे पैसा मिल रहा है क्या? नहीं। युद्ध के समय होने वाला व्यय या फिर जो भी ट्रांसफर पेमेंट है, हस्तांतरित भुगतान है, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये सभी इनके ऊपर सरकार खर्चा कर रही है। तो क्या इनसे सरकार को डायरेक्ट इनसे रेवेन्यू यानी कि आय मिल रहा है क्या, राजस्व मिल रहा है क्या? नहीं। तो ये आय के आधार पर सार्वजनिक व्यय हो गया पहला प्रकार। दूसरा है वैसा सार्वजनिक व्यय जिससे सरकार को अल्पकाल में प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं होता है किंतु दीर्घकाल में इससे बहुत ही प्रत्यक्ष लाभ होता है, होने की संभावना भी होती है। जैसे कि सामाजिक विकास पर होने वाला व्यय, पर्यावरण संरक्षण पे होने वाला व्यय। यानी कि वैसा बोला जा रहा है कि आय के आधार पर देखिएगा तो आपका 4 प्रकार का है, जिसमें से पहला प्रकार बोला गया कि वैसा खर्चा जिससे सरकार को प्रत्यक्ष तौर पे आय का यानी कि इनकम का और राजस्व का यानी कि रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि आप आपदा प्रबंधन में खर्चा करोगे, युद्ध के समय में खर्चा करोगे, हस्तांतरित जो भुगतान है वो आप करोगे, इससे आपको डायरेक्ट पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दूसरा है आय के आधार पे कि वैसा खर्चा यानी कि वैसा सार्वजनिक व्यय जिससे सरकार को शॉर्ट टर्म में देखोगे तो कोई भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे जाके बहुत ही सरकार को लाभ ही लाभ है। जैसे अगर आप सामाजिक विकास पर अगर आप खर्चा करते हो या फिर अगर आप पर्यावरण संरक्षण में अगर आप खर्चा करते हो तो इससे आपको जो है सरकार को शॉर्ट टर्म में तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे चल के बहुत ही लाभ मिलेगा। समझे ना बात को? जी हाँ। इसके अलावा तीसरा है आपका कि वैसा लाभ जिससे सरकार को अल्पकाल में थोड़ी बहुत प्रत्यक्ष लाभ या फिर आय प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आप सामाजिक अवसंरचनाओं का निर्माण कर दो। इसके अलावा आप सामाजिक अवसंरचना पे होने वाला व्यय, जैसे कि अगर आप स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बना दो, इससे आपको अल्पकाल में ही मतलब कि थोड़े कम समय में ही, ज़्यादा तो नहीं लेकिन आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है। तो आय के आधार पर सार्वजनिक व्यय का ये तीसरा प्रकार था, यानी कि वैसा खर्चा यानी कि वैसा सार्वजनिक व्यय जिससे सरकार को अल्पकाल में थोड़ी बहुत प्रत्यक्ष मात्रा में लाभ होता है यानी कि आय मिलता है।
जैसे कि अगर आप सामाजिक अवसंरचना के ऊपर अगर आप ये खर्चा किए हो, जैसे कि आप हेल्थ के ऊपर, जैसे कि आप एजुकेशन के ऊपर, जैसे कि आप रोड वोड बना दिए हो, तो इनके ऊपर आप खर्चा करोगे ना, तो आपको अल्पकाल में थोड़ा सा प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। और चौथा है आपका वैसा सार्वजनिक व्यय जिससे सरकार को अल्पकाल में प्रत्यक्ष लाभ या फिर राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि अगर आप आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास करो, एक तो है आपका सामाजिक अवसंरचना जिसमें हम लोग स्कूल कॉलेज अस्पताल को शामिल करेंगे, और एक है आपका आर्थिक अवसंरचना जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, इंडस्ट्री हो गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया, ये सभी आपका आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि आर्थिक अवसंरचना है। अगर आप आर्थिक अवसंरचनाओं पर अगर खर्चा करोगे तो आपको अल्पकाल में प्रत्यक्ष लाभ या फिर राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन आप अगर सामाजिक अवसंरचना पे निवेश करोगे तो सरकार को अल्पकाल में प्रत्यक्ष तौर पे थोड़ा बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। समझे ना बात को? तो ये हो गया। तो आय के आधार पे भी 4 प्रकार है, लाभ के आधार पे भी देखिएगा तो 4 प्रकार है सार्वजनिक व्यय का, और आय के आधार पे भी देखिएगा तो 4 प्रकार है सार्वजनिक व्यय का। समझ में आ गया ये आपका सारा कहानी। इसके बाद देखते होंगे हम लोग प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, यानी कि जो भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, यानी कि इसी को ही हम लोग बोलते हैं कार्य के आधार पे सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। कार्य के आधार पे क्या क्या है वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जा रहा है कि कार्य के आधार पे सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि कार्य के आधार पे यानी काम के आधार पे जो सार्वजनिक व्यय है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका योजनागत व्यय और एक आपका गैर योजनागत व्यय, यानी कि प्लान एक्सपेंडिचर और आपका है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। और इस क्लासिफिकेशन को भारत में 2017 के बाद समाप्त कर दिया गया है। क्या? क्योंकि हम लोग योजना आयोग को समाप्त कर दिए ना भैया। एक आपका योजनागत व्यय होता है, यानी कि आप 5 साल के लिए योजना बनाओ कि हमको कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा करना है, किस किस सेक्टर में ध्यान देना है, उसके बाद आप खर्चा करो, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लान एक्सपेंडिचर यानी कि योजनागत व्यय। और एक होता है आपका गैर योजनागत व्यय, यानी कि आप कोई भी प्लानिंग नहीं किए, खर्चा पूरा जो जरूरत लग रहा है वैसे आप खर्चा करते जा रहे हो। तो फिर बोला गया कि इस क्लासिफिकेशन को 2017 में ही समाप्त कर दिया, यानी कि हम लोग जो है वो योजना आयोग को समाप्त कर दिए। अभी तक 12 को योजना आयोग आया था लास्ट, फिर आपका 12वां योजना आयोग के बाद जो है वो हम लोग पंचवर्षीय योजना को आया था 12 को अभी तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो आपका लास्ट आया था 2012 से 2017 तक, उसके बाद जो है वो हम लोग योजना आयोग को बंद कर दिया, उसके स्थान पे हम लोग नीति आयोग को लाए। यानी कि इस क्लासिफिकेशन को 2017 के बाद समाप्त कर दिया गया, बिकॉज 2017 में योजना आयोग को रिप्लेस करके यानी कि 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके हम लोग फिर किसको लाए, तो नीति आयोग को लाए। तो सरकार के ये जो योजनागत व्यय था यानी कि प्लान एक्सपेंडिचर जो था इसको हम लोग बंद कर दिए, और इसके स्थान पे हम लोग किसको लाए, नीति आयोग को लाए। और नीति आयोग में भी आकर देखिएगा तो आपका 3 तरह की योजना शामिल होता है। एक तो है आपका एक्शन प्लान जो कि 3 साल के लिए है, दूसरा है आपका स्ट्रेटेजी प्लान जो कि 7 साल के लिए है, और तीसरा है आपका विजन प्लान जो कि आपका 15 साल के लिए है। और यही आपका India@75 बुक में यही शामिल है। विजन जो प्लान है ना, विजन प्लान जो है ना, वही आपका India@75 ये आपका एगो बुक है जो कि इसको बहुत ही ज़रूरी है ये पढ़ना। इसको आप पढ़िएगा जब आपको टाइम मिलेगा ना, तो इसको आप पढ़िएगा। तो India@75 ये जो बुक है इसको आप पढ़िएगा। तो इसी में बोला जा रहा है कि ये जो नीति आयोग है ये 3 तरह से काम कर रहा है। एक तो है आपका एक्शन प्लान 3 साल के लिए, एक है आपका स्ट्रेटेजी प्लान 7 साल के लिए, और एक है आपका विजन प्लान 15 साल के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला तो हम लोग जानेंगे योजनागत व्यय क्या है, फिर हम लोग जानेंगे गैर योजनागत व्यय के बारे में। ये सभी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ही जानना चाहिए इस सभी के बारे में। तो पहले हम लोग जानेंगे योजनागत व्यय के बारे में। तो बोला जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक योजना या फिर जो पंचवर्षीय योजना था इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय जो है वो आपका योजनागत व्यय कहलाता था। यानी कि जो आप पंचवर्षीय योजना में जो आप खर्चा करते थे वही आपका योजनागत व्यय कहलाता था। और ऐसे व्यय या तो राजस्व खाता या फिर पूंजीगत खाता से संबंधित हो सकते हैं। यानी कि ये आपका राजस्व खाता यानी कि आपका ये करेंट अकाउंट और आपका ये पब्लिक जो आपका करेंट अकाउंट और जो आपका कैपिटल अकाउंट है दोनों से संबंधित है। राजस्व खाता ये आपका करेंट अकाउंट से संबंधित है, जो आपका पूंजीगत खाता है वो आपका ये आपका कैपिटल अकाउंट से संबंधित है। समझ में आया? और बोला जा रहा है कि जिन्हें क्रमशः
राजस्व योजनागत व्यय या फिर हम लोग पूंजीगत योजनागत व्यय कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल टर्मिनोलॉजी से खेला है। दूसरा है आपका गैर योजनागत व्यय। इसमें बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा वैसा व्यय जो योजनागत व्यय के अलावे किया जाता हो, यानी कि जो प्लान करके किया जाता हो, प्लान करके नहीं किया जाता हो, उसको हम लोग गैर योजनागत व्यय कहते हैं। यानी कि जो प्लान करके गवर्नमेंट किया खर्चा, वो तो आपका योजनागत व्यय कहलाएगा। इसके अलावा जो अनप्लान आपका खर्चा होता है, अचानक खर्चा हो जाता है, एबेंडेंट, तो वो आपका गैर योजनागत व्यय में शामिल हो जाएगा। इसके अंतर्गत मुख्यतः ब्याज का भुगतान करना, हस्तांतरित भुगतान करना, सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, ये सभी को इसमें शामिल किया जाता है। और सामान्यतः जो गैर योजनागत व्यय जो है, इसका संबंध राजस्व खाते से होता है, पूंजीगत खाते से नहीं होता है। समझे? आगे देखते हैं। पूंजीगत खाते से नहीं होगा मीन्स गवर्नमेंट अगर लोन, देखिए ये आपका हमेशा ना राजस्व खाते से संबंधित होगा। यानी कि आपके पास राजस्व खाता में हम लोग, यानी कि राजस्व जो आ रहा है आपका लोक राजस्व है, इसमें हम लोग किसको शामिल करते हैं? एक तो आपका कर राजस्व को और एक आपका गैर कर राजस्व को। कर राजस्व में हम लोग डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इन सभी को शामिल करते हैं। और गैर कर राजस्व में हम लोग किसको शामिल करते हैं? तो जो अभी आपका लाइसेंस फीस हो गया, परमिट हो गया, इसके अलावा आप देखते होंगे जो भी बेनामी संपत्ति से पैसा हो गया, जो भी लाभ हो गया, इन सभी से जितना भी पैसा आ रहा है, 8-10 तरह का पॉइंट बताया गया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा पीछे। तो बोला जा रहा है कि पूंजीगत खाता में जो पैसा आ रहा है, यानी कि डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट या फिर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, इससे आपको पैसा नहीं देगा। हमेशा देगा तो किससे देगा? तो राजस्व खाते से पैसा देगा। यानी कि पूंजीगत खाते से आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आपको लोन लेकर सैलरी नहीं देगा, या फिर कोई संपत्ति बेचकर आपको सैलरी नहीं देगा। एग्जांपल के लिए HEC जो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है रांची में, इसको बेचकर आपको सैलरी नहीं देगा गवर्नमेंट। तो पूंजीगत खाते का जो पैसा है वो हमेशा, पूंजीगत खाते का जो पैसा है, इसका व्यय जो है, इसका जो खर्चा, वो हमेशा पूंजी निर्माण में ही किया जाएगा ज़्यादातर। समझे? किंतु 2017 के बाद हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। और जिसका प्रमुख कारण क्या था? सामाजिक आर्थिक योजना की समाप्ति। यानी कि सामाजिक आर्थिक योजना की समाप्ति, यानी कि पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के कारण। उसके साथ देखेंगे कि जो आपका योजनागत और जो आपका गैर योजनागत जो आपका व्यय है, वो सारा आपका कंप्लीट खत्म हो गया है। अच्छा, एक मिनट और भी देखिए। अगर आपका टैक्स से अगर जो पैसा आ रहा है, तो वो आपका पूंजीगत आय कहलाएगा, जबकि नॉन टैक्स से जो भी पैसा आ रहा है वो आपका राजस्व आय कहलाएगा। समझे ना? अब देखेंगे, ये आपका हो गया है। अभी तक हम लोग क्या क्या देखें? देखिए, हम लोग सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें हम लोग इसका वर्गीकरण 2-3 तरह से देखे। एक तो हम लोग लाभ के आधार पे 4 तरह का वर्गीकरण देखे। फिर हम लोग आय या फिर स्रोत के आधार पे इसका 4 तरह का वर्गीकरण देखे। फिर कार्य के आधार पे आपका 2 तरह का वर्गीकरण देखे, योजनागत वर्गीकरण और आपका गैर योजनागत वर्गीकरण। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक आधार पर इसका जो है वर्गीकरण कैसा है, कैसा नहीं। सो और आर्थिक आधार पर भी इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, वो देखेंगे। एक तो आपका राजस्व व्यय और एक आपका पूंजीगत व्यय। तो इसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी कि आर्थिक आधार पे देखा जाए तो सार्वजनिक व्यय को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है आपका राजस्व व्यय और एक आपका पूंजीगत व्यय। जी हाँ, तो ये आपका राजस्व व्यय। तो बोला जा रहा है कि राजस्व, सामान्यतः जो राजस्व व्यय है वे वैसे व्यय होते हैं, यानी कि जो राजस्व व्यय है वो वैसा खर्चा होता है जो सरकार के देनदारियों में ना तो कमी करते हैं ना ही वृद्धि करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यय से परिसंपत्तियों का निर्माण भी नहीं होता है। यानी कि ना ही आपके देनदारी में किसी भी तरह का वृद्धि हो रहा है, ना ही आपके परिसंपत्ति में किसी भी प्रकार का कमी हो रहा है, ना वृद्धि हो रहा है ना कमी हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे को बोलते हैं हम लोग राजस्व व्यय। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और वहीं अगर आपके देनदारी में किसी प्रकार का वृद्धि हो गया है और आपका परिसंपत्ति में किसी प्रकार का कमी हो गया है, तो ऐसे में उसको हम लोग बोलते हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है? सरकार का देनदारी में, यानी कि सरकार अगर उधार लिया तो उसको देनदारी में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि उसको पैसा देना पड़ेगा। सरकार आपसे अगर डायरेक्ट टैक्स लिया या इनकम टैक्स लिया, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, लिए सरकार, तो ऐसे में क्या सरकार की देनदारी में वृद्धि होगा? नहीं होगा, क्योंकि सरकार को वो पैसा वापस लौटाना है क्या? नहीं लौटाना है। लेकिन जब देखिएगा कि आप सरकार लोन लेगा, सरकार को मूलधन भी लौटाना है और सरकार को ब्याज भी लौटाना है, यानी कि सरकार की देनदारी में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, हुआ। वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अभी आपका राजस्व, सामान्यतः जो भी आपका राजस्व व्यय है वो वैसा व्यय होता है जो सरकार की देनदारियों में ना कमी करते हैं ना ही वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यय से सरकार का जो परिसंपत्ति है इसका निर्माण भी नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजस्व व्यय की जो भूमिका है वो पूंजी निर्माण में भी नहीं होती है। यानी कि
कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं कर रहा है, ना ही ये आपका जो लाइबिलिटी है यानी कि जो देनदारी है इसमें किसी प्रकार का वृद्धि कर रहा है, यानी कि ये पूरी तरीके से डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का ये एग्जाम्पल है। फिर बोला जा रहा है कि सामान्यतः सरकार के दिन प्रतिदिन से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें होने वाला जो भी खर्चा है इसको राजस्व व्यय कहा जाता है। तो सरकार के दिन प्रतिदिन काम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ट्रैफिक वाला काम है, तो इन सभी कामों में जो खर्चा हो रहा है वही उसी को ही हम लोग राजस्व व्यय कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डो अरे यार खांसी बहुत है। तो एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से पढ़ दे रहे हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार का जो खर्चा हो रहा है दिन प्रतिदिन कार्यों से संबंधित जो भी खर्चा होता है उसी को हम लोग राजस्व व्यय कहते हैं। एक मिनट पानी हम पी लेते हैं भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को। इसके अलावा इसी में बोला जा रहा है कि जो आपका राजस्व व्यय है इसके एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि जैसे कि रक्षा के ऊपर किया गया व्यय, लोक प्रशासन पे होने वाला व्यय, हस्तांतरित भुगतान, ब्याज का भुगतान, लोक उपक्रमों पर होने वाला भुगतान, राज्य सरकारों और राज्य का जो विधानसभा है वहाँ पे, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाने वाला जो लेखानुदान होता है, ये सभी आपका राजस्व व्यय का हिस्सा है। किंतु वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा राजस्व व्यय का जो प्रयोग है वो परिसंपत्तियों के निर्माण में भी किया जा रहा है, जिसको हम लोग विकासात्मक राजस्व व्यय कहते हैं। और वो विकासात्मक राजस्व व्यय क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को विकासात्मक राजस्व व्यय और आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय पढ़ना है, ठीक ना। और दूसरा है आपका, पहला आपका राजस्व व्यय, दूसरा है आपका पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में क्या पढ़ना है, तो बोला जा रहा है कि सरकार के वैसे खर्चे यानी कि सरकार के वैसे व्यय जिनसे सरकारी देनदारियों में कमी एवं लोक परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, यानी कि सरकार की देनदारियों में कमी हो रहा है, साथ ही साथ सरकार का जो परिसंपत्ति है उसमें वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे व्यय को हम लोग पूंजीगत व्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परिसंपत्तियों के अधिग्रहण एवं निर्माण, क्या बोले हम, तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया जा रहा है या फिर परिसंपत्तियों का जो निर्माण किया जा रहा है तथा देनदारियों में जो कमी हो रहा है, तो इससे संबंधित जो व्यय होता है वो आपका पूंजीगत व्यय कहलाता है। और जैसे आर्थिक अवसंरचनाओं का निर्माण करना, पूंजीगत मशीन और उपकरणों का आयात करना, मूलधन यानी कि लोन का इंटरेस्ट को चुकाना, या फिर राज्य सरकार को या फिर विधानसभा को या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को या फिर लोक उपक्रमों और जो भी अन्य सरकारी एजेंसी है उन सभी को केंद्र सरकार के द्वारा किया जाने वाला जो अग्रिम भुगतान है, यानी कि अग्रिम यानी कि एडवांस, और साथ ही साथ जो ऋण यानी कि जो उधार दिया जा रहा है उधार का जो भुगतान किया जा रहा है, तो ये सभी आपका पूंजीगत राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय में क्या शामिल किया, यानी कि जिससे सरकार के परिसंपत्तियों में वृद्धि तो हो रही है लेकिन सरकार के देनदारियों में कमी हो रही है, यानी कि सरकार को पैसा भी देना पड़ रहा है और लेकिन सरकार का परिसंपत्ति में वृद्धि हो रहा है। समझिए इसको सिंपल कि हमारे घर में हम गए मार्केट गए, हम एगो फ्रिज खरीदे, तो फ्रिज खरीदे तो हमारे घर में परिसंपत्तियों में वृद्धि तो हुआ लेकिन हमारे यहाँ पे जेब का जो है पैसा थोड़ा सा खर्च भी हो गया, तो वही है आपका पूंजीगत व्यय, यानी कि लायबिलिटी में कमी होगा और आपका जो परिसंपत्ति में वृद्धि होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे एग्जांपल है, बोला जा रहा है कि नोट जो है कि सेंटर जो है वो स्टेट को अनुदान देता है तो वापस लेता है क्या, नहीं, तो वो हो जाएगा आपका राजस्व व्यय। लेकिन सेंटर जो है वो स्टेट को लोन देता है लेकिन वो लोन देगा तो लोन को वापस लेगा भी सेंटर, तो वो हो जाएगा आपका पूंजीगत व्यय। दो तरह का एग्जांपल समझिए, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुदान दिया तो वो वापस नहीं लेगा तो वो एक तरह से राजस्व व्यय कहलाएगा, लेकिन केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार को लोन देता है तो वो वापस लेगा ही लेगा केंद्र सरकार, तो ऐसे में ये आपका पूंजीगत व्यय कहलाएगा, यानी कि इससे पूंजी जनरेट हो रहा है ना भाई। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोला जा रहा है कि 2017 में भारत सरकार के द्वारा प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत योजनागत और आपका जो गैर योजनागत व्यय की जो संकल्पना है इसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो आपका 2017 में हम लोग देखें कि आपका जो ये आया था, मतलब कि नीति आयोग लाया गया और आपका पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, तो ऐसे में सरकार का जो योजनागत व्यय और जो आपका गैर योजनागत व्यय था इसकी जो कॉन्सेप्ट है इसको समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ सरकार के द्वारा इसके माध्यम को इसको रिप्लेस करके विकासात्मक और गैर विकासात्मक की जो है वो जो संकल्पना है उसको स्टार्ट किया गया। यानी कि सरकार पहले योजनागत और गैर योजनागत व्यय करता था, अब उसको रिप्लेस करके सरकार जो है वो विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय करता है। समझ में आ गया। और वो क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भारत के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण देखेंगे।
जिसमें हम लोग देखेंगे विकासात्मक राजस्व व्यय, गैर विकासात्मक राजस्व व्यय, फिर देखेंगे विकासात्मक पूंजीगत व्यय, फिर देखेंगे गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय। तो इन सभी पॉइंट को एक एक करके हम लोगों को पढ़ना होगा, तब जाकर हमारा जो है वो सारा पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसी में एक पॉइंट जानेंगे, वो है आपका विकासात्मक व्यय क्या होता है और आपका गैर विकासात्मक व्यय क्या होता है। इसके बीच में हल्का सा डिफरेंस जानेंगे। बार बार दिखेगा कि यार सरकार विकासात्मक व्यय कर रही है, सरकार गैर विकासात्मक व्यय कर रही है, ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। सबसे पहले बोला जा रहा है कि विकासात्मक व्यय के अंतर्गत कि सामाजिक आर्थिक विकास में होने वाला जो व्यय है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित जो भी आप व्यय करते हो वो आपका विकासात्मक व्यय कहलाता है। जैसे कि आवश्यक सेवाओं पर होने वाला व्यय, जैसे कि हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, आवास के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर, पेयजल के ऊपर जो व्यय कर रहा है गवर्नमेंट, वो आपका विकासात्मक व्यय है। यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास में जो व्यय करता है गवर्नमेंट, वही आपका विकासात्मक व्यय कहलाता है, सिंपल। दूसरा है आपका गैर विकासात्मक व्यय। गैर विकासात्मक व्यय क्या होता है वो देखिए। तो गैर विकासात्मक व्यय में बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन से संबंधित आवश्यक सेवाओं पर होने वाला व्यय को शामिल किया जाता है। यानी कि जो आप दिन प्रतिदिन से संबंधित जो भी आपका आवश्यक सेवा है उनके ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो, यानी कि दिन प्रतिदिन से संबंधित जितना भी सर्विसेज है उनके ऊपर अगर आप खर्चा कर रहे हो तो वो आपका गैर विकासात्मक व्यय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए लोक प्रशासन, न्यायपालिका, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पे होने वाला व्यय, ये सभी आपका गैर विकासात्मक व्यय है। दूसरा देखेंगे, विकासात्मक व्यय जो है वो हमेशा परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित होता है। यानी कि आप हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, आवास के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर, पेयजल के ऊपर आप खर्चा करोगे, इससे हमेशा परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। लेकिन जो आप गैर विकासात्मक व्यय करोगे इससे परिसंपत्तियों का निर्माण होगा क्या? नहीं। आप लोक प्रशासन में, न्यायपालिका में, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में आप खर्चा कर रहे हो दिन प्रतिदिन, तो क्या इससे परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी जरूरी है। इसके अलावा देखिएगा आप यहाँ पे पाइएगा कि विकासात्मक व्यय जो है वो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि करती है। यानी कि जो विकासात्मक व्यय है वो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्रवाह है, उनका जो फ्लो है, उनको वो डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। अर्थात इनका प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से, वितरण से और उपभोग से होता है विकासात्मक व्यय का। जबकि गैर विकासात्मक जो व्यय होता है उसका संबंध उत्पादन, वितरण और उपभोग से होता है, बट वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अलावा जो आपका विकासात्मक व्यय है इसका संबंध जीडीपी से होता है और जीडीपी विकास से होता है। अर्थात विकासात्मक व्यय में वृद्धि होने पर जीडीपी में भी वृद्धि होती है। और वहीं जो आपका गैर विकासात्मक व्यय में जब आप ये व्यय करते हो तो वो आपका जीडीपी और जीडीपी वृद्धि दर, इसमें वो इनडायरेक्ट रूप से योगदान देता है। एग्जाम्पल के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो, यानी कि गैर विकासात्मक व्यय में अगर वृद्धि करोगे तो हो सकता है कि जीडीपी बढ़ने के जगह पे इन्फ्लेशन ही आ जाए या फिर जीडीपी कम हो जाए। तो ये आपका डायरेक्ट रूप से प्रभावित नहीं करती है। समझे बात को? जी हम। तो ये आपका विकासात्मक व्यय और आपका गैर विकासात्मक व्यय का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया है? क्योंकि हम सभी को पता है कि सरकार के द्वारा 2017 में ही भारत सरकार के द्वारा प्रकार्यात्मक जो वर्गीकरण है, यानी कि जो फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंतर्गत हम लोग योजनागत और आपका गैर योजनागत व्यय करते थे। यानी कि प्लान एक्सपेंडिचर और आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर करते थे। इस ये जो संकल्पना है इसको ख़त्म कर दिया गया और इसके स्थान पे हम लोग नीति आयोग लाए। और नीति आयोग आने के बाद देखते होंगे कि आपके योजनागत और गैर योजनागत व्यय को हटाकर अब उसके स्थान पे विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय को, जो गैर विकासात्मक व्यय का जो संकल्पना था, यानी कि विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय का जो संकल्पना था, ये संकल्पना को हम लोग प्रभावित किए, मतलब ये प्रारंभ किए। और इस संकल्पना के पीछे क्या है क्या नहीं है वो हम लोग समझा दिया आपको। विकासात्मक व्यय क्या होता है, गैर विकासात्मक व्यय क्या होता है, ये किसके किसके ऊपर लगता है, ये सारा बात आपको समझाया गया है डिटेल से। समझे ना बात को मेरी? तो ये देख लीजिएगा आप, तो जो है वो आपका कहानी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर बोला जा रहा है कि अगर आप शिक्षा अवसंरचना के ऊपर विकास कर रहे हो, जैसे कि स्कूल अच्छा, ये देखिए समझिए। एक तरफ होता है आपका सामाजिक अवसंरचनाओं का विकास
वो आपको एक तरह से शॉर्ट टर्म के लिए सरकार को पैसा भी देता है, और एक होता है आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास। तो सामाजिक अवसंरचना में आप स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हेल्थ के ऊपर हो गया, एजुकेशन के ऊपर हो गया, पेयजल के ऊपर हो गया, आवास के ऊपर हो गया, स्वच्छता के ऊपर हो गया, अगर इन पे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ये आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था, ये सामाजिक अवसंरचनाओं का विकास कहलाएगा। वहीं अगर आप रोड बना रहे, रेलवे बना रहे, एयरपोर्ट बना रहे हो, तो ये सभी आपका क्या कहलाएगा, तो ये सभी आपका जो है वो आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास कहलाएगा। समझ में आ गया बात को? जी हाँ। अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, जैसे कि आपका ये जो शिक्षा है वो आपका ये सामाजिक अवसंरचना में शामिल हो जाएगा। अगर हम लोग शिक्षा अवसंरचना पे विकास करें, यानी कि आप स्कूल बनाइए, सेपरेट क्लास बनाइए सभी के लिए, ग्राउंड का वहाँ पे दीजिए, बिजली लाइए स्कूल में, बाथरूम का सुविधा कीजिए, वाटर का सुविधा कीजिए, इसके अलावा सर्विस अवसंरचनाओं का निर्माण यानी कि सेवा अवसंरचनाओं का निर्माण, यानी कि आप स्कूल में टीचर लाइए, स्कूल में आप जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है इसको आप ठीक कीजिए। तो ये सभी देखते होंगे हम लोग कि ये सभी जो है वो आपका सामाजिक विकास के ये सभी घटक है, या फिर सामाजिक अवसंरचना के घटक है। इसके अलावा आर्थिक अवसंरचना के घटक जैसे कि आपका रोजगार, ये हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सभी हो गया। अगर हम लोग शिक्षा के एग्जाम्पल लिए तो शिक्षा जो है वो आपका, शिक्षा में अगर आपको सुधार करना है तो शिक्षा से संबंधित सेवा में भी सुधार करना पड़ेगा, और शिक्षा अवसंरचनाओं का भी निर्माण करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो आपका शिक्षा पूरी तरीके से डेवलप हो पाएगा। समझे ना बात को? जी हाँ। तो इस तरह से देखिएगा, तो हम लोग जो है वो आज हम लोग ये आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर का यानी कि सार्वजनिक व्यय का ये आपका क्लास 1 था, और इसमें हम लोग क्लास 1 में सार्वजनिक व्यय से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे उनको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास किए हैं, और ये आपको समझ में आ भी गया होगा। बेसिक जितनी भी बातें हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे, और वो चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि भारत के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण क्या है, यानी कि पहले जो आर्थिक प्रकार्य जो आपका प्रकार्यात्मक जो वर्गीकरण था, आर्थिक प्रकार्यात्मक जो वर्गीकरण था, यानी कि इकोनॉमिक फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन था, जिसके अंतर्गत हम लोग योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को शामिल करते थे, उसको रिप्लेस करके अब आ गया क्या, विकासात्मक व्यय और आपका गैर विकासात्मक व्यय। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका है विकासात्मक राजस्व व्यय, फिर आपका है विकासात्मक पूंजीगत व्यय, फिर है आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय, फिर आपका है गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय। बस इसको एक बार आप समझ लीजिएगा ना तो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप इसको एग्जाम में लिख लोगे किसी भी तरह से। फिर हम लोग जानेंगे कि जो आपका सार्वजनिक व्यय जो होता है उस सार्वजनिक व्यय का विशेषता क्या है। बहुत सारा विशेषता है, जैसे कि आपका अधिकतम लाभ सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, ये आपका मित व्ययता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। फिर और भी इसमें बहुत सारा है, वो सभी आप देख लीजिएगा। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सार्वजनिक व्यय का यानी कि लोग जो व्यय हो रहा है इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे अलग अलग डायमेंशन में। एक तो देखेंगे कि इसका जो है वो अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि उत्पादन, वितरण और उपभोग पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर देखेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर देखेंगे कि आर्थिक स्थिरता में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सभी हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एक एक करके कि सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ा। फिर देखेंगे सार्वजनिक व्यय का जो है वो वितरण पे क्या प्रभाव पड़ा। फिर देखेंगे हम लोग सार्वजनिक व्यय का जो है वो मतलब कि उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ा। समझे? ये सभी हम लोग देखेंगे। यहाँ तक की बातें जब आपको कंप्लीट हो जाएगी तब जो है वो एक सिलेबस में देखिएगा कि आपका एक अच्छा खासा जो है वो आपका कंटेंट जो है वो यहाँ पे सार्वजनिक व्यय के ऊपर क्लियर हो जाएगा। और आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, इतना पढ़ लीजिएगा ना तो 500 वर्ड तो लिखना ही है भैया सार्वजनिक व्यय के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा तो। और इसमें भी क्वेश्चन का डिमांड रहेगा तो पूरा टॉपिक नहीं छापना है आपको, वहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार दिखेगा। 700 वर्ड का आंसर रहेगा जिसमें से आपको 100 वर्ड का इंट्रोडक्शन, 100 वर्ड का बॉडी लिखना है, मतलब 100 वर्ड का इंट्रोडक्शन और 500 वर्ड का बॉडी और 100 वर्ड का कंक्लूजन, यानी कि 200 वर्ड तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार हो जाएगा। बाकी बचा 500 वर्ड, तो 500 वर्ड के लिए कितना आप माथा पीछे कीजिएगा। समझ गया बात को ना मेरी? तो ये हो जाएगा आपका। तो एक क्लास और लगेगा सार्वजनिक व्यय के ऊपर, यानी कि लोक व्यय के ऊपर एक क्लास और लगेगा, और एक क्लास में जो है वो आपका सार्वजनिक व्यय वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जैसे ही आपका सार्वजनिक व्यय कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट हम लोग बजट टॉपिक में चले जाएंगे। और बजट जो टॉपिक है वो भी आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और एक दिन में आपका एक क्लास में बजट टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद बजट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम लोग भुगतान संतुलन वाले टॉपिक की ओर चले जाएंगे। और भुगतान संतुलन जो टॉपिक है आपका वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो भी आपका 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा वो टॉपिक, बस 3 दिन में वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिएगा कि ग्रुप ए का जो है वो बहुत अच्छा खासा जो है कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा। तो बस आप इसी तरह लगातार वीडियो में धीरे धीरे बने रहिए, फिर आपका जो है ये परेशानी नहीं होगा क्लासेस से संबंधित। और लगातार आप वीडियो में बने रहिएगा, इसका शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते चले जाइएगा और आपका देखिएगा कि कंटेंट अच्छा खासा रेडी जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।